डीसी जनरेटर्स ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसे किसी प्राइम मूवर के साथ आप कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चला के तो वोल्टेज हासिल करते हैं। जनरेटर्स के आर्मेचर के टर्मिनल्स के थ्रू हम लोड को कनेक्ट करते हैं और इस तरह से जो आर्मेचर का वाइंडिंग है ये आपके लोड को सप्लाई देती है। जब भी आप किसी भी टाइप के डीसी जनरेटर को यूज करना चाहेंगे तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी एप्लीकेशन की टाइप क्या है, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट टाइप के डीसी जनरेटर्स मुख्तलिफ लोड्स के लिहाज से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है? हम इन्हें वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। तो जो लोडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें हम टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं कि लोड के लिहाज से आपके जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज कैसे चेंज होती है, इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी टाइप ऑफ जनरेटर्स को सेलेक्ट करने के लिए। डीसी जनरेटर्स में जो सबसे फर्स्ट टाइप आप डिस्कस करने जा रहे हो वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है, अभी ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये फील्ड वाइंडिंग है क्योंकि मैकेनिकल के कुछ स्टूडेंट्स हैं, और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये आर्मेचर वाइंडिंग है। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन के दो बेसिक पोर्शन होते हैं, आर्मेचर, फील्ड। आम अल्फाज में हम इन्हें रूटर स्टेटर कहते हैं, बट रूटर या स्टेटर आपकी मशीन का पर्पस नहीं बताता कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम बेहतर डेफिनेशन के लिए रूटर या स्टेटर की बजाय आर्मेचर या फील्ड वाइंडिंग को बार-बार जो है वो रिकॉल करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसके थ्रू आप लोड हासिल करते हैं, लोड को चलाते हैं। फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। फील्ड वाइंडिंग को हम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीसी वोल्ट से एक्साइट करते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग उस एक्साइटेशन की वजह से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है और उस रोटेशन की वजह से हमारा जो जनरेटर है वो आउटपुट पैदा करता है। इस आउटपुट को हम किसी लोड के साथ आरएल के साथ अटैच करते हैं। मैं वन बाय वन इन सारी की सारी चीज़ों के नाम लेने लगा हूँ ताकि जब हम मज़ीद आगे मूव करें तो आपको ये डायग्राम्स समझने में मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले मैं फील्ड वाइंडिंग के पोर्शन को डिस्कस करने लगा हूँ, ये वाला हिस्सा। इस वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई के साथ एक्साइट किया जाता है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग्स परमानेंटली यहाँ पे अटैच्ड हैं। देन इस वीएफ यानी कि फील्ड वाइंडिंग की जो वोल्टेज है जिससे इसे एक्साइटेशन की दी गई है, इससे आपकी फील्ड वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो करती है हम उसे क्या कहते हैं, आई एफ फील्ड करंट या फील्ड वाइंडिंग करंट। फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस होती है हम उसे आर एफ डब्ल्यू से जाहिर करेंगे अगली जितनी भी हमारे अब लेक्चर्स चलेंगे। आर एफ डब्ल्यू से क्या मुराद है, रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग, एफ डब्ल्यू फील्ड वाइंडिंग के लिए। इसी तरह से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का आपको साइन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आर एफ सी फील्ड वाइंडिंग के लिए कंट्रोल रेजिस्टेंस है ये, जो कि एक रियोस्टेट है, ठीक है? तो आर एफ सी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंट्रोल रियोस्टेट यूज्ड इन फील्ड सर्किट। तो फील्ड सर्किट के अंदर तीन पोर्शन है। सबसे पहले आपकी सप्लाई है, देन आपके पास एक कंट्रोल रेजिस्टेंस है फील्ड वाइंडिंग की आर एफ सी, फील्ड वाइंडिंग
रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग कंट्रोल रेजिस्टेंस है, ठीक है ये। तो देन आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग और FW। तो आप इस रेजिस्टेंस को वेरी करके IF की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। देन अगर हम आर्मेचर और लोड वाले पोर्शन की तरफ मूव करें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है EA। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स इसे जानते हैं, मुमकिन है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स भी इससे फेमिलियर हों। E को हम EMF कहते हैं। अक्सर जो है EMF और वोल्टेज को अल्टरनेटली जो है वो यूज़ किया जाता है, बट जनरेटर्स के अंदर जो EMF है, जब भी आप इस साइन को देखेंगे तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, ये वो वोल्टेज है जो कि बगैर किसी वोल्टेज ड्रॉप के आपका जनरेटर पैदा कर रहा है। जनरेटर की इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप्स को भी अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो देन जो आपके जनरेटर आइडियल वोल्टेज जो जनरेट करेगा उसे हम E से जाहिर करेंगे, और ये EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करंट को ड्राइव करवाती है। तो EA साइन EMF और A से आर्मेचर है, तो आर्मेचर के अंदर इंड्यूस्ड EMF को हम EA से जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि ये एक DC जनरेटर है इसलिए हम यहाँ पे फिक्स्ड पोलैरिटी जाहिर करेंगे। ये ब्रशेस के कॉन्टेक्ट्स को शो कर रहा है सर। देन आपके पास जो आर्मेचर वाइंडिंग है, जाहिर सी बात है, जो जनरेटर के रूटर के ऊपर आर्मेचर के ऊपर आपने वाइंड की हुई है, उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, जाहिर सी बात है। तो उस रेजिस्टेंस को हम RA रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर से जाहिर करते हैं। तो फोर्थ पॉइंट के अंदर इसे मेंशन किया गया, ठीक है। समटाइम्स आर्मेचर रेजिस्टेंस के अंदर जो ब्रशेस की रेजिस्टेंस होती है उसे भी इंक्लूड कर लिया जाता है। समटाइम्स ब्रशेस की रेजिस्टेंस को आर्मेचर के रेजिस्टेंस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। एक बात जो आपने ज़हन में रखनी है, लार्जर जनरेटर्स के अंदर ब्रश कॉन्टैक्ट वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 वोल्ट्स कंसिडर किया जाता है, यानी जो ब्रशेस के अक्रॉस आपकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो आर्मेचर EMF और जो रेजिस्टेंस है, इसमें से जो करंट फ्लो करती है जब आप इसे किसी लोड के साथ अटैच करते हो आर्मेचर को, तो उस करंट को हम क्या कहते हैं, IA, आर्मेचर करंट, ठीक है। यही करंट आपके अब टर्मिनल वोल्ट्स को डेवलप करवाएगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रॉप होना था रेजिस्टेंस के अंदर, उसके बाद जो वोल्टेज हमारे पास बचेगी वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगी। टर्मिनल वोल्टेजेस वो वोल्टेज होते हैं जो कि आपके लोड के लिए अवेलेबल होते हैं जनरेटर में। जब आप जनरेटर के ये जो 2 टर्मिनल हैं, इन्हें किसी लोड के साथ अटैच करते हो, तो देन करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है। इस करंट को अगर आप सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्ट करंट जो है, ये दोनों बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि आपका सारा का सारा सर्किट सीरीज़ सर्किट है, एक ही पाथ है करंट का। तो जो IA की वैल्यू होगी, वो ही IT की वैल्यू होगी। देन आपके पास RL है और ये एक लोड है, रेजिस्टेंस उसकी शो की गई है। अब मैं यहाँ से वन बाय वन जो है पॉइंट्स को थोड़ा सा क्लियर करता जाता हूँ, क्योंकि हमारा ये सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर है। तो सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर की जो एक्साइटेशन है, उसे हम किसी अलग सोर्स के थ्रू से एक्साइट करते हैं। वो सोर्स कोई और DC जनरेटर हो सकता है, ये जो आप VF देख रहे हो, या ये कोई रेक्टिफायर हो सकता है जो कि किसी AC सोर्स से सप्लाई ले रहे हैं, ये कोई बैटरी हो सकती है, या ये कोई और DC सप्लाई की सोर्स हो सकती है जो कि यहाँ पे माउंट की गई, ठीक है। देन RFW क्या है, फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस। RFC क्या है, फील्ड वाइंडिंग की कंट्रोल रेजिस्टेंस। जो टोटल फील्ड वाइंडिंग होगी, रेजिस्टेंस होगी, जाहिर सी बात है वोल्टेज जो फील्ड वाइंडिंग की है उसने इन दोनों को रेजिस्ट करके तो देन करंट को फ्लो करवाना है। तो इसलिए टोटल जो आपकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होगी RF, वो RFC और RFW इन दोनों का सम होगी।
क्योंकि दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं तो ये एड अप हो जाएंगी, तो टोटल रेजिस्टेंस बनेगी फील्ड वाइंडिंग की। जिस तरह से आप इस कंट्रोल रेजिस्टेंस को चेंज करोगे उसी लिहाज से आपकी ओवरऑल फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती रहेगी। आर ए आर्मेचर की रेजिस्टेंस है और आर एल लोड रेजिस्टेंस है। अब आपने इन टर्मिनोलॉजीज को जहन में रखना है ताकि अब हम बार बार जो है आगे इन्हें रिपीट करते रहें नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर। प्रीवियसली हमने एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के सर्किट को देखा और हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन सा जो सिंबल है उसका क्या मीनिंग है। ये इसका मैकेनिकल स्पीड है, ठीक है, कितनी एंगुलर स्पीड है मैकेनिकल। मैं प्रीवियस स्लाइड में इसे मेंशन नहीं कर सका। तो यहाँ पे मैंने इसी डायग्राम को दोबारा से इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है कि इसी डायग्राम से ये सारे के सारे फार्मूलाज ड्राइव होते हैं और ये बिल्कुल आसान है। ओहम्स लॉ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए अगर न्यू है तो ओहम्स लॉ ये कहता है कि वोल्टेज बराबर होती है सर्किट की रेजिस्टेंस और करंट की प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। अगर हम किसी सर्किट के अंदर से गुजरने वाली करंट और उस कंडक्टर के या वायर की रेजिस्टेंस उन दोनों को ज़रब दे दें तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज थी हमारे पास वो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वी एफ फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फार्मूला क्या है, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट थ्रू फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग दो सीरीज रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। एक वाइंडिंग है आपके जनरेटर की, दूसरा कंट्रोल रेजिस्टर है। तो आर एफ बराबर है सम ऑफ आर एफ सी एंड आर एफ डब्ल्यू। आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा ये। देन ईएमएफ जो कि आर्मेचर के अंदर वोल्टेज जनरेट हो रही है, इसका क्या फार्मूला है। क्योंकि हम डायरेक्टली ईएमएफ को मेजर नहीं कर सकते, इसकी वजह ये है कि जो आपका जनरेटर है उसकी सारी की सारी ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर होगी। तो आप आर्मेचर की वाइंडिंग को ईएमएफ से कैसे अलग कर सकते हो, कैसे पोर्शन कर सकते हो। उस सारी की सारी वाइंडिंग की जाहिर सी बात है एक रेजिस्टेंस भी होगी आर ए। तो इस रेजिस्टेंस की वाइंडिंग के अंदर ये ईएमएफ जनरेट हो रही है और इसमें से कुछ पोर्शन जाहिर सी बात है इसी वाइंडिंग के अंदर डेसिपेट हो रहा है। जो बाकी वोल्टेज बचेगी इंड्यूस्ड वो इस ओवरऑल वाइंडिंग के टर्मिनल्स के अक्रॉस अपीयर होगी जिसे हम वीटी कहेंगे। तो वीटी वो है जो आप लोड को दे सकते हो अपने जनरेटर से। तो अगर मैं जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके अंदर सम कर दूं जनरेटर के इंटरनल ड्रॉप्स को तो जनरेटेड वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक इंजन है, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, एक इंजन कोई वोल्टेज जनरेट कर पावर जनरेट कर रहा है, टॉर्क जनरेट कर रहा है। उस टॉर्क का कुछ पोर्शन आपकी जो गाड़ी है उसे चलाने के लिए यूज होगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब वो एनर्जी जो या वो टॉर्क जो कि आपके इंजन ने जनरेट की है, अगर आप उसे फाइंड करना चाहते हो कि उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी तो आप उसे कैसे मेजर करोगे। आप ये देखोगे कि फ्रिक्शनल लॉस कितने हुए, फिर आप देखोगे कि फ्रिक्शन लॉस की क्या क्या टाइप्स थी। टायर्स के थ्रू फ्रिक्शन हुई, एयर की वजह से फ्रिक्शन हुई, ठीक है, आपके जो बॉल बेरिंग्स वगैरह है वहां पे फ्रिक्शन हुई। तो इन फ्रिक्शनल लॉसेस को आप सम करोगे। देन आप ये सम करोगे कि आपकी जो मोटर है वो कितनी जो है वो स्पीड की तरफ जो है वो मूव की, उसके ऊपर जो है वो कितना वर्क अप्लाई होगा। तो लॉसेस को और वर्क्स को जब आप जमा करोगे तो देन आपके पास जनरेटर जो आपका इंजन है उसकी जनरेटेड टार्क आएगी। इसी तरह से जो जनरेटेड वोल्टेज है अगर आपने उसे भी फाइंड करना है तो जिस तरह से इंजन की सारी टार्क जनरेटेड टार्क
टायर्स को जो है वो ट्रांसफर नहीं हो जाती, इसी तरह से जो आपका जनरेटर होता है उसकी भी सारी की सारी जनरेटेड वोल्टेज लोड को नहीं मिलती। कुछ लॉसेस होते हैं, हीट लॉसेस हैं जो कि हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, ठीक है? हम सिर्फ और सिर्फ लोड की वजह से, सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आर्मेचर की जो लॉस हो रहे हैं उसे कंसिडर करेंगे वोल्टेज लॉस। तो इसे हम VA कहेंगे, वोल्टेज लॉस इन इंटरनल वाइंडिंग या आर्मेचर ऑफ जनरेटर, VA। तो कैसे फाइंड करना है? आर्मेचर के रेजिस्टेंस को आर्मेचर के अंदर से गुजरने वाली करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज लॉसेस आ रहे हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। तो ये IARA इसलिए लिखा है। अगर मैं इन लॉसेस को टर्मिनल वोल्टेजेस में, इस वोल्टेज के अंदर अगर मैं इस लॉस को जमा कर दूं जो कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस हुआ है, तो मेरे पास मेन वोल्टेज आ जाएगी। अगर मैं इस मेन वोल्टेज में से इस वोल्टेज लॉस को माइनस कर दूं, तो मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। नेक्स्ट फार्मूला, तो इसी फार्मूला से इस फार्मूला को ड्राइव किया। देन टर्मिनल वोल्टेज को आप मजीद किस स्टेप से फाइंड कर सकते हो? जाहिर सी बात है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अंदर एक ही सीरीज सर्किट है, तो जो आर्मेचर करंट होगी वही टर्मिनल करंट होगी, और इस टर्मिनल करंट की वजह से आपके लोड RL के अंदर से कुछ करंट फ्लो कर रही है, जाहिर सी बात है। तो अगर आप इस टर्मिनल करंट को और इस लोड रेजिस्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाएंगे, VT। तो आप इन्हें यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है, तो इसलिए आर्मेचर करंट और टर्मिनल जो लोड है या टर्मिनल करंट जो है, ये दोनों सेम है, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है, कोई और पाथ नहीं है करंट के लिए। अभी आप सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हो। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को, क्योंकि आपने एक अलग से एक्साइटर के थ्रू एक्साइट किया होता है, इसलिए ये लीनियरली ऑपरेट करता है। अगर हम ये कंसिडर करें कि आपके जनरेटर के अंदर कोई आर्मेचर रिएक्शन नहीं है, आप न्यू टर्म को सुन रहे हो, हम इसे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है। बट अभी आप ये कंसिडर करें, अगर आपका जनरेटर एक आइडियल जनरेटर है, तो देन वो अप्रोक्सीमेटली लीनियरली बिहेव करेगा। अगर आप आर्मेचर रिएक्शन को भी इंट्रोड्यूस करवा दें, तो देन ये इस लाइन को, जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है, इसे फॉलो करेगा और इसके वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज है, वो इस तरह से चेंज होंगे। ठीक है, तो अभी जो आप एक ग्राफ देख रहे हो, ये रेटेड परसेंटेज रेटेड करंट के वोल्टेज के ऊपर जो रेटेड करंट ड्रा की जा रही है, उससे जो टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो रहे हैं, वो हमने इस लाइन के ऊपर ड्रा किया। तो आप देख रहे हो, जो जो हम करंट को ज्यादा ड्रा करते हैं सिस्टम में से, तो जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं? गिरते हैं। जीरो करंट ड्रा कर रहे थे तो 100% ऑफ टर्मिनल वोल्टेज थी, बट जैसे ही आपने लेट्स से 100 एम्प्स जो है वो ड्रा करने शुरू किए, तो आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो ड्रॉप होके तो 82 टू 83% भी ऊपर चली गई, यानी कि 18% जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, अगर आपने आर्मेचर रिएक्शन को भी कंसिडर किया। सॉरी, ये मैं एंड के ऊपर आ गया हूँ, सॉरी जी। तो हम टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। हमने आर्मेचर रिएक्शन को डिस्कस किया अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। एक आर्मेचर रिएक्शन चीज है, कोई चीज है। आर्मेचर रिएक्शन क्या है? लेट्स से आपका एक जनरेटर है, तो उसका जनरेटर का जो रूटर है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग है,
और उसके अंदर ये एक आर्मेचर है। इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो आर्मेचर आपने रखा होगा ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर तो आपने इस आर्मेचर को किसी लोड के साथ अटैच नहीं किया होगा, तो इससे क्या होगा, आपके ये जो फ्लक्स है इसके साथ लिंकिंग कर रहे हैं। इस लिंकेज की वजह से आपकी जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ईए। वो ईए इस इंटरनल जो वाइंडिंग है उसमें ड्रॉप होने के बाद जो बाकी बचती है, वो इन टर्मिनल्स के ऊपर एज़ अ टर्मिनल वोल्टेज अवेलेबल है। बट अगर जब हम इस टर्मिनल वोल्टेज को किसी लोड के साथ अटैच करेंगे, किसी फैन के साथ, किसी लाइट के साथ या किसी और इस तरह की जो है वो जो आपकी यूटिलिटी है उसके साथ अटैच करेंगे, तो इससे क्या होगा? जैसे ही आप अपने आर्मेचर को किसी लोड के साथ अटैच करेंगे, तो आपके आर्मेचर की जो वाइंडिंग्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर से भी अब करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं आईए, आर्मेचर करंट। आपने ये पढ़ा है कि जब भी कोई कंडक्टर अपने अंदर से करंट फ्लो करवाता है, तो देन वो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है अपने गिर्द। तो इस करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ये आपके जो मेन फील्ड है, उसे अपोज़ करना शुरू हो जाएगा, उसे डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएगा। ज्यों-ज्यों आप करंट को बढ़ाते जाओगे, आपका जो आर्मेचर है जनरेटर का, उसके अंदर से आर्मेचर करंट की मिकदार बढ़ती जाएगी। आर्मेचर करंट की मिकदार बढ़ने से आपका जो आर्मेचर फील्ड है, वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब अगर आप इन डायग्राम्स को ध्यान से देखो, तो इस पोल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक फ्लक्स है, सर्कुलर मैग्नेटिक फ्लक्स है इन 2 पॉइंट्स की वजह से, तीनों पॉइंट्स की वजह से। और ये इन 5 पॉइंट्स की वजह से, 6 पॉइंट्स की वजह से ये एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो कि आपके मेन पोल को इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसे हाफ हिस्से में डिवाइड करूँ इतने हिस्से तक, तो इस फ्लक्स का जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, जिसके गिर्द अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन अपोज़िट है फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के। तो इस हाफ ऑफ द पोल के अंदर आपका जो मेन फ्लक्स है, इस अपोज़िशन की वजह से कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसी आर्मेचर के जो हाफ ब्लो पोर्शन है ये वाला, जिसे अब मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप चेक करो, तो जो आपका फ्लक्स की डायरेक्शन है, ये मेन फील्ड के फ्लक्स की डायरेक्शन के ही डायरेक्शन में। तो इस पाथ में ये आपके मेन फील्ड के को सपोर्ट करेगा, ठीक है? तो इतने पोर्शंस के अंदर आपका जो फ्लक्स है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगा। यही सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। इस पोर्शन में ये इसे सपोर्ट करेगा, इतने हाफ पोर्शन में ये मेन फ्लक्स को अपोज़ करेगा। अब अगर आप इस करंट को इस लेवल तक बढ़ा देंगे कि आपका ये जो हाफ ऑफ द पोल है, ये सैचुरेट हो जाए, तो अब आपकी जो जनरेटर है, उसकी एफिशिएंसी पहले से गिरना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपका जो मेन आर्मेचर है, ये आपके मेन फील्ड को डीमैग्नेटाइज़ करना शुरू हो गया। और मेन फील्ड ही वो फील्ड है, जो कि आपके जनरेटर के अंदर वोल्टेज इंड्यूस करवा रहा है। ठीक है? तो इससे आपके जनरेटर की जो आउटपुट है, वो गिर जाती है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। तो इसी वजह से, क्योंकि ये डीमैग्नेटाइज़ कर रहा है मेन पोल को, मेन फील्ड को, तो हम इसे डीमैग्नेटाइज़ेशन इफ़ेक्ट भी कहते हैं। बट मोस्ट पॉपुलरली हम इसे आर्मेचर रिएक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, तो इससे जो मैग्नेटिक सैचुरेशन है वो आ जाएगी। तो इस सैचुरेशन की वजह से आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर पड़ेगा। अभी ये जो आप टॉप के ऊपर डायग्राम देख रहे हो, ये आर्मेचर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायग्राम है। आर्मेचर वाइंडिंग के वजह से जो फ्लक्स पैदा होता है, ये एक सॉटूथ वेवफॉर्म होती है। आपने इसे पहले पढ़ा होगा, बट अभी आप यहाँ पे दोबारा से इसे देख रहे हो।
अगर हम इसी आर्मेचर वाइंडिंग को एक रूटर के अंदर जो है वो देखें इस तरह से, ये एक पोल है, सेकंड पोल है, थर्ड पोल है। अभी सिर्फ हम इस पॉइंट को कंसिडर करें जहाँ पे ये डॉटेड या डैश लाइंस हैं। अगर तो आपके जो कंडक्टर्स हैं जो कि करंट को इन करवा रहे हैं और जो कंडक्टर्स करंट को आउट करवा रहे हैं, अगर इनकी तादाद इवन होगी तो देन आपके जो आर्मेचर रिएक्शन का नेट इफेक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। बट जो इन कंडक्टर्स की ये तादाद अनइवन होती जाएगी, 3 to 4 5 रेशो है, या 2 to 6 रेशो है, या 1 to 7 रेशो है, तो देन आपका आर्मेचर जो रिएक्शन है ये बढ़ता जाएगा। इससे आपका, अगर आपकी करंट जो है वो बहुत हाई है तो देन डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट भी काफी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास जनरेटर की टाइप आ रही है, ये है शंट और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। शंट जनरेटर या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग अपनी मेन वाइंडिंग से पैरेलल के अंदर अटैच होती है। मैंने इसकी डायग्राम यहाँ पे अटैच नहीं की, मैं आपको जो है वो ये अभी निकाल के देता हूँ। 2 सेकंड सिर्फ वेट करें जी। जी, अब आप इसे देख सकते हो, शंट वाइंडिंग या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर किस तरह से होता है। पहले मैं इसे जो है वो अटैच नहीं कर सका, सॉरी। तो शंट वाइंडिंग जो है वो किस तरह से होती है। शंट वाइंडिंग को हम कहते हैं कि ये पैरेलल के अंदर वाइंडिंग है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखो तो ये आपका आर्मेचर है। इस आर्मेचर के अंदर आपकी वोल्टेज इंड्यूस हो रही है EA। ये वोल्टेज आर्मेचर के लॉस के बाद यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट के ऊपर पहुंचती है, टर्मिनल वोल्टेज। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगी, शंट वाइंडिंग या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर, ठीक है जी। शंट जनरेटर या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में जो फर्स्ट पाथ इसको मिलेगा वो क्या होगा, फर्स्ट पाथ जो इस आर्मेचर करंट को मिलेगा वो क्या होगा, फील्ड या शंट वाइंडिंग का जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो कुछ करंट का पोर्शन आपके फील्ड वाइंडिंग की तरफ मूव कर जाएगा या शंट वाइंडिंग की तरफ मूव कर जाएगा। इस करंट के पोर्शन को हम ISH से जाहिर करेंगे, यानी कि करंट थ्रू शंट वाइंडिंग फील्ड। अगर तो आपका ये जनरेटर डिस्कनेक्टेड हालत में भी होगा तो आपका जब ये आर्मेचर स्टार्ट होगा रोटेट करना तो ये करंट आपके फील्ड को स्ट्रेंथ करना शुरू कर देगी। तो आपका ये जनरेटर आहिस्ता आहिस्ता अपनी वोल्टेज को बिल्डअप करना शुरू कर देगा। इसी बिल्डअप को यहाँ पे इस डायग्राम के या ग्राफ की फॉर्म में दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ से लेट्स से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल कंडीशन है तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के लिए ज़रूरी है स्टार्ट होने के लिए कि इसके आर्मेचर के अंदर कुछ रेजिड्यू अमाउंट ऑफ जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। जब ये आर्मेचर वोल्टेज या रेजिडुअल फ्लक्स यहाँ पे मौजूद होगा और आप इसको रोटेट करवाएंगे तो इससे क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग के साथ इसके लिंकेज की वजह से कुछ वोल्टेज जो है वो इंड्यूस होगी। ये वोल्टेज आपके फील्ड में से कुछ करंट फ्लो करवाएगी जिसे हम कहते हैं IF1 लेट से, ये कुछ अमाउंट ऑफ करंट है। तो जब ये IF1 इस फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो करेगी तो इस करंट की वजह से आपका अब जो आर्मेचर वोल्टेज है ये पहले से ज्यादा बढ़ेगी, ये हो जाएगी EA1। इस वोल्टेज की बढ़ने की वजह से अब आपके जो शंट वाइंडिंग है, जो फील्ड वाइंडिंग है, इसके अंदर से मजीद करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, गुजरना शुरू हो जाएगी। लेट्स से हम इसे कहते हैं IF2। तो इस मजीद करंट के फ्लो होने की वजह से आपका जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये मजीद स्ट्रेंथन होगी
और इसके स्ट्रेंथन होने की वजह से मैग्नेटिक लिंकेज बढ़ेगी, तो आर्मेचर के अंदर मजीद वोल्टेज इंड्यूस होगी जो कि EA2 होगी। तो इस तरह से EA2 की वजह से मजीद हायर करंट फ्लो करेगी। इस मजीद हायर करंट की वजह से मजीद वोल्टेज इंड्यूस होगी। देन ये स्टेप बाय स्टेप करंट बढ़ती जाएगी, देन वोल्टेज इंड्यूस बढ़ती जाएगी। इस इंड्यूस वोल्टेज की वजह से करंट मजीद बढ़ जाएगी, ये करंट मजीद वोल्टेज इंड्यूस करवाएगी। तो इस तरह से ये जनरेटर अपने आप को सेल्फ सपोर्ट करते हुए खुद ही वोल्टेज बिल्टअप कर लेगा। इसलिए शंट जनरेटर्स को सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए इन 3 कंडीशंस का मीट करना ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपका जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो ज़रूर मौजूद होना चाहिए फील्ड वाइंडिंग के अंदर। अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड है और आप आर्मेचर को रोटेट करवाएंगे, आपका सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर या शंट जनरेटर स्टार्ट नहीं होगा। अब आपको किसी और मेथड के थ्रू आपकी जो मैग्नेटिज्म है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन आपका ये जनरेटर स्टार्ट होगा। आपकी जो फील्ड वाइंडिंग की मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो इस काबिल होना चाहिए कि वो आपकी मेन वाइंडिंग को जो है वो सपोर्ट करे। और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल वैल्यू से कम होनी चाहिए। अगर आपकी फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी तो देन आपका जनरेटर बिल्टअप नहीं करेगा वोल्टेज। अगर आपका जनरेटर जो कि शंट जनरेटर है, ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है और वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप इन 3 पॉइंट्स में से किसी पॉइंट को एज अ चेक पॉइंट जो है वो कंसिडर कर सकते हो। मुमकिन है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीमैग्नेटाइज्ड है, या मुमकिन है कि आपने जो फील्ड रेजिस्टेंस का रेगुलेटर है उसकी रेजिस्टेंस को क्रिटिकल वैल्यू से बढ़ा दिया है। इन दोनों सूरतों में आपका जनरेटर वोल्टेज कंप्लीटली बिल्डअप नहीं कर पाएगा, बेशक आप उसे रोटेट करवाते हैं। थर्ड टाइप जो हमारे पास जनरेटर्स की आती है, इसे हम कहते हैं डीसी कंपाउंड मशीन्स। कंपाउंड डीसी मशीन्स ऐसी एप्लीकेशंस में प्रेफर किए जाते हैं जहां पे आपको कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। आपके लोड के चेंज होने की वजह से जो आपका वोल्टेज लेवल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसी एप्लीकेशन में आप कंपाउंड डीसी मशीन्स को प्रेफर करेंगे। तो डीसी मशीन्स के अंदर आपने प्रीवियसली देखा ग्राफ की फॉर्म में कि जब आपकी डीसी मशीन किसी टर्मिनल लोड को चलाती है तो देन उसके वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं, और अगर आपकी डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर रिएक्शन भी प्रेजेंट है तो इससे मजीद वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग को फील्ड्स के ऊपर वाइंड कर देते हैं। एक तो वाइंडिंग आपकी पहले से ही मौजूद थी जैसे कि शंट फील्ड वाइंडिंग है, उसके अलावा हम एक नेक्स्ट वाइंडिंग, मजीद एक वाइंडिंग आपके जो फील्ड पोल्स हैं उनके ऊपर वाउंड करते हैं। इस वाइंडिंग को हम सीरीज वाइंडिंग का नाम देते हैं, क्योंकि ये जो आपने दूसरी वाइंडिंग अब फील्ड वाइंडिंग के ऊपर की है वो इन सीरीज होगी आपके आर्मेचर की वाइंडिंग के साथ। ठीक है, तो इस चीज का आपने जो है वो जहन में रखना है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगी वही सारी की सारी करंट आपकी सीरीज वाइंडिंग में से भी फ्लो करेगी। एक बात मैं दोबारा से रिपीट करता चलूं कि सीरीज वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को हम एक ही फील्ड्स के जो पोल्स हैं उनके ऊपर वाउंड करते हैं। तो सीरीज वाइंडिंग की वजह से आपका जो पोल है उसे एक्स्ट्रा करंट्स मिलने की वजह से जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। तो इससे जो डीमैग्नेटाइजेशन हुई थी आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बात जो आपने अब जहन में रखनी है कि कंपाउंड डीसी मशीन्स ऐसी मशीन्स के नाम हैं जिनके अंदर बोथ शंट एंड सीरीज वाइंडिंग्स मौजूद होती हैं।
ऐसी डीसी मशीन्स को हम कंपाउंड डीसी मशीन्स कहते हैं। अगर कोई जनरेटर फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में भी जो चला रहा है, उसके अंदर एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी मौजूद है और उसके अंदर एक शंट फील्ड वाइंडिंग भी मौजूद है, तो देन हम कहेंगे ये कंपाउंड जनरेटर है। डीसी है तो कंपाउंड डीसी जनरेटर है। इसी तरह से अगर कोई ऐसी मोटर है जिसके अंदर बहुत फील्ड वाइंडिंग जो है वो इन सीरीज और पैरेलल में भी है आर्मेचर वाइंडिंग के, तो हम कहेंगे कि ये एक कंपाउंड डीसी मोटर है। कंपाउंड मशीन्स के अंदर शंट फील्ड वाइंडिंग मेन